सो हेलो एंड वेलकम टू अनुजगर कोचिंग। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्रैश कोर्स सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस पूरे क्रैश कोर्स में हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को प्रीलिम्स एग्जाम के स्पेसिफिक तैयारी करने की कोशिश करते हैं। बड़ा सेक्शन है मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक इतिहास का भारत आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से। So let's get started with the topic of discussion for today. And the topic of discussion for today is आज का ये जो सत्र है वो डेडिकेटेड रहेगा कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर। आज पूरा रिवीजन करने वाले हैं हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। पूरा मैं आपको एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन दूंगा सबसे पहले, फिर एक एक लेक्चर में हम कोशिश करेंगे जानने की कि प्रीलिम्स में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो काफी असंभव सा काम यहाँ पे हमने 1606 से लेके 1606 से लेकर 1947 तक का इतिहास का पूरा हमें एक ट्रैवल करना है और देखने की कोशिश करनी है कि किस प्रकार चीजें घटित होती है। असंभव काम है, बट एज दे से एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज सबसे पहले मैं आपको 2-3 मिनट में इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले किस प्रकार भारत में अनेकों अनेक ब्रिटिश अनेक विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन होता है, इसके बारे में पढ़ना है। और उसमें किस प्रकार ब्रिटिश जीतते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। किस प्रकार ब्रिटिश का कलकत्ता पर, बॉम्बे पर और मद्रास पर प्रभुत्व स्थापित, डोमिनेंस स्थापित होता है, इसके बारे में पढ़ना है। किस प्रकार से ब्रिटिशर 1757 के युद्ध, प्लासी के युद्ध के बाद और फिर बक्सर युद्ध के बाद दीवानी राइट्स लेके भारत पर ट्रेडर की बजाय रूलर बनते हैं, भारत पर व्यापारी के बजाय अपने आप को शासक के रूप में स्थापित करते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि 1765 की इलाहाबाद की संधि ने किस प्रकार भारत के भविष्य को चेंज करके रख दिया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 53 का चार्टर एक्ट, 1857 का रिवोल्ट, 1858 में किस प्रकार क्राउन टेक ओवर करता है। उसके बाद भारत में किस प्रकार से प्रारंभिक राष्ट्रवाद आता है, नेशनलिज्म आता है। और हम पढ़ेंगे दादा भाई नेहरू जी के बारे में, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के बारे में, और हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किस प्रकार होती है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन क्या था, आखिरकार वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, आखिरकार आर्म्स एक्ट 1878 क्या था, कांग्रेस की स्थापना क्या हुई, क्या कांग्रेस की स्थापना के पीछे की जो थ्योरीज दी गई हैं, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, वो किस हद तक सही है। और हम पढ़ेंगे कि 1891 का काउंसिल एक्ट ने किस प्रकार 1907 के सूरत स्प्लिट को पूरा का पूरा पुशअप किया। 1892 के काउंसिल एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि बार बार सेडिशन के आरोप लगा लगा के बाल गंगाधर तिलक को जेल क्यों भेजा जाता था। कुल मिला के 3 बार भेजा गया। 1905 में बंगाल विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में देखेंगे। 1905 में स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन, और उसके बाद किस प्रकार से भारत में रेवोल्यूशनरीज का आगमन होता है, किस प्रकार मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट की नीति से परेशान होकर रेवोल्यूशनरीज भारत में आते हैं, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि किस प्रकार से इनमें स्प्लिट होता है। 1916 में फिर कैसे रिजॉइन होते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना किस प्रकार हुई, गांधी जी की किस प्रकार भारत में एंट्री हुई, और किस प्रकार उन्होंने अपने अर्ली कैंपेन्स करके, जो कि रोलेट सत्याग्रह, जो कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, जो कि चंपारण सत्याग्रह था, उसके बाद किस प्रकार वो कांग्रेस के सोशल बेस को बढ़ाते हुए, कांग्रेस के सोशल बेस को डिसरप्ट करते हुए, इजी एक्सेस आम जन का उसमें कराते हुए 1922 का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे किस प्रकार से जो आपका जो साइमन कमीशन था वो आया। 1935 का आपका जो इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। 1946 की संविधान सभा, उससे पहले का भारत छोड़ो आंदोलन, 1947 में भारत को आजादी मिली, और 1950 में भारत का जो संविधान बन के तैयार हुआ। आज 2018 अप्रैल चल रही है। यहां तक की पूरी स्टोरी को कवर करना अपने आप में बड़ा असंभव सा चैलेंज है, लेकिन इस प्रकार के असंभव चैलेंज हम पहले भी लेते रहे हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। काफी मजा आने वाला है आज। सबसे पहले मैं आपको इस पूरे लेक्चर की थीम ये बता देता हूं कि जैसा आप जानते हो क्रैश कोर्स के ऊपर पहला टॉपिक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के क्रैश कोर्स के ऊपर पहला टॉपिक है आज। इसमें मैं आपको रिवीजन कराऊंगा कंप्लीट इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का।
केवल हम रिवीजन मात्र पे ही ध्यान देंगे। टॉपिक्स इंपोर्टेंट बताऊंगा कौन कौन से हैं, प्रश्न बताऊंगा किस प्रकार से पूछे जाते हैं, किस सेक्शन से पूछे जाते हैं, पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा प्रीलिम्स के लिए, और फिर मैं आपको यह बताऊंगा कि किस प्रकार आपका अगले 15-20 दिन का पूरा शेड्यूल रहेगा, है ना। आज मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और रिवीजन कराऊंगा और फिर 15-20 दिन में अगले एक एक टॉपिक को उठा के उनको कवर करेंगे, प्री में कैसे क्वेश्चन आते हैं विद टेस्ट सीरीज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज के कार्य की बिना कोई भी देरी किए शुरुआत करते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, ये आपके लिए पूरा फ्रेमवर्क की तरह काम करेगा, तो कृपया करके इसको आप ध्यान से अटेंड करें। कोई भी डाउट आता है, लोकतांत्रिक देश है, प्रश्न करने का आपको हमेशा अधिकार है, मुझसे बिल्कुल पूछते रहे। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, सबसे पहले जो आपका टॉपिक आता है मॉडर्न हिस्ट्री में वो कौन सा आता है? एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, भारत में विदेशी लोगों का आगमन। अब आप सभी जानते हो कि केवल ब्रिटिशर से नहीं, भारत में स्पेनिश, डच, पोर्टुगीज, फ्रेंच, ये सारी शक्तियां आई थी। हालांकि लगभग 18th सेंचुरी तक भारत पे पूरा कंट्रोल किसका हो गया था? ब्रिटिशर्स का हो गया था। लेकिन इस पूरे कंट्रोल को इंश्योर करने के लिए इन सारी पावर्स में, यूरोपियंस पावर्स में हमेशा स्ट्रगल चलता रहा, संघर्ष चलता रहा। ये आपस में एक दूसरे से लड़ते रहे, ये आपस में एक दूसरे से झगड़ते रहे, और लड़ने और झगड़ने का केवल एक ही कारण था, भारत पर अपना कंट्रोल और ज्यादा सुनिश्चित करना, भारत पर अपनी ग्रिप और ज्यादा बढ़ाते चलना। क्योंकि एक शानदार लाइन के द्वारा, एक शानदार वाक्य के द्वारा मैं इस पूरी की पूरी थ्योरी को समराइज करने की कोशिश करता हूं, बड़ी गंभीरता से सुनना और उसको लिख भी लेना। ब्रिटेन का भारत पे कंट्रोल, मतलब ब्रिटेन ने जब भारत पे कंट्रोल किया, भारत के कंट्रोल होने से, ब्रिटेन जब भारत को कंट्रोल करता है, भारत को नियंत्रित करता है, भारत पर शासन करता है, इसी चीज ने ब्रिटेन के वर्ल्ड में सुपर पावर स्टेटस को इंश्योर किया। ब्रिटेन की तब हेजेमनी थी, आज जैसे अलग अलग देशों की हेजेमनी है। अमेरिका बीइंग द जिसकी इकोनॉमी सबसे ज्यादा और मिलिट्री सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, चाइना इज ऑल्सो इन द रेस, रशिया इज ऑल्सो इन द रेस, क्लियर है, वी आर ऑल्सो इन द रेस। तो आज के सुपर पावर स्टेटस को आप लोग समझ पाते हो। उस समय किस देश में, किस देश का विश्व में, क्या बोल रहा हूं मैं, उस समय 16th, 17th, 18th सेंचुरी में किस देश का विश्व में बोलबाला होगा, किस देश का विश्व में और ज्यादा वजूद होगा, ये किसने तय किया कि भारत पर कंट्रोल किसका है। क्योंकि उस समय लगभग भारत का जीडीपी का कंट्रीब्यूशन, जब अंग्रेज भारत में एंट्री किए थे, उस समय लगभग वर्ल्ड की जीडीपी, विश्व की जीडीपी में भारत का कंट्रीब्यूशन लगभग 23% के आसपास था। और 1950 में, जब 1947-50 में जब ब्रिटिशर्स भारत से गए, उस समय केवल वर्ल्ड में इंडिया का कंट्रीब्यूशन 3% था। मतलब ये बाकी का 20% गया कहां? ब्रिटेन। ड्रेन ऑफ वेल्थ, इसी को आप क्या बोलते हो? ड्रेन ऑफ वेल्थ बोलते हो, धन का निष्कासन बोलते हो। धन को निष्कासन को लेके रिवीजन सेशन है, एक एक पॉइंट बताऊंगा इंपॉर्टेंट। धन के निष्कासन को लेके जो पहली थ्योरी थी वो आरसी दत्त या दादा भाई नेहरू जी ने दी थी। इन दोनों महान राष्ट्रवादी नेताओं का भारत में प्रारंभिक राष्ट्रवाद, अर्ली नेशनलिज्म को सुनिश्चित करने में 1857 की क्रांति के बाद, जब भारत में प्रारंभिक राष्ट्रवाद आता है, जब भारत में अर्ली नेशनलिज्म आता है,
इन दोनों लोगों का भारत में अर्ली नेशनलिज्म को लाने में बड़ा योगदान रहा, क्योंकि ये दो बड़े राष्ट्रवादी ऐसे नेता हैं जिन्होंने लगातार ब्रिटेन की आलोचना की अर्थव्यवस्था के आधार पे। दे कंटिन्यूअसली क्रिटिसाइज ब्रिटिशर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कि सर आप तो दरअसल कॉलोनियल मास्टर हो, आप तो दरअसल उपनिवेशवादी शासक हो, और आप तो मानने को तैयार ही नहीं हो कि भारत से ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रही है। आप तो ये बोल रहे हो हम भारत में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम व्हाइट्स हैं, हम श्वेत लोग हैं, और श्वेत लोग मतलब सभ्य लोग हैं, और भारत जो देश है, आयरलैंड जो देश है, ये सब असभ्य देश है। भगवान ने हमें ये बोल के भेजा है, ऐसा आशीर्वाद दिया है, ऐसा इन्होंने अपनी व्हाइट्स मैन बर्डन की थ्योरी में बोला कि बाकी के दूसरे देशों को आप सभ्य बनाओ। तो सर आप तो किसी भी प्रकार से अपने रूल को लेजिटिमेट करना चाहते हो, वैधानिक करना चाहते हो, तो आप तो अलग अलग थ्योरीज को देते हो। रियलिटी ये है कि भारत का पूरा पैसा ड्रेन ऑफ वेल्थ होके जा रहा है। अरे सर 1793 के चार्टर एक्ट में जब आप लाए, उस चार्टर एक्ट में आपने तो ये प्रावधान रखे, प्रोविजन रखे कि भारत में रह रहे ऑफिसर्स और ब्रिटेन में जो ऑफिसर्स हैं उनकी तनख्वाह भारत के फंड से जाएगी। तो ये ड्रेन ऑफ वेल्थ नहीं है तो क्या है? भारत के लोगों को एक सूत्र के राष्ट्रवाद में पिरोना, नेशनलिज्म में पिरोना कि सबसे प्रारंभिक काम अर्थव्यवस्था के आधार पे आलोचना करके ब्रिटिशर्स को क्रिटिसाइज करना इकोनॉमी के आधार पे। सबसे पहले दो बड़े कौन लोग थे? दादा भाई नेहरू जी और आरसी दत्ते। ये प्रश्न पूछ लिया जाए प्रीलिम्स में, याद रखना। दादा भाई नेहरू जी ने 1767 में 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की थी। ये आप याद रखना। हु एस्टेब्लिश्ड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंदन, और लंदन में स्थित था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसके कुछ मूल बातें भी मैं आपको बता देता हूं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नेहरू जी ने लंदन में की, और यह संस्थान एक ऐसा संस्थान था जिसने भारत के प्रश्नों को ब्रिटेन में पूछा। मतलब भारतीयों के रिस्पेक्ट से इन ऑर्गेनाइजेशन ने अपने क्वेश्चन करना शुरू किया कि सर आपके यहां पर तो डेमोक्रेसी, लिबर्टी, फेटर्निटी, इक्वलिटी की बात चल रही है फ्रांस में, यूरोप में, और आप भारत को एक कॉलोनी बना रहे हो। ये किस प्रकार का न्याय है? तो ये प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेता बड़े इंपॉर्टेंट है। दादा भाई नेहरू जी तो 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, दूसरी बार भी रहे, और 1906 के महत्वपूर्ण सेशन में भी ये रहे जब 1905 का बंगाल का विभाजन हो गया था, और तिलक के पूरे चांसेस थे, मान के चल रहे थे तिलक की अगले जो कांग्रेस के नेता हैं वही बनेंगे। लेकिन फिर सर्वसहमति से, बाद में आपको मैं पूरी टेक्निकल डिटेल में बताऊंगा, 1906 में किसको चुना गया सर्वसहमति से? जस्ट सूरत की स्प्लिट के पहले 1907 के दादा भाई नेहरू जी को। तो ये पूरे ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रही है 3%, 23%, और अंग्रेज अपने आप को जस्टिफाई करने में लग रहे हैं। कुल मिला के ये समझाना चाहता हूं सर, इतनी वेल्थ ड्रेन होके ब्रिटेन में जा रही है, तो इतनी ड्रेन ऑफ वेल्थ होगी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जब जा रहा है, रॉ मटेरियल भारत का जा रहा है, इंडिगो जा रहा है, कैश क्रॉप्स भारत से जा रही है, तो कंट्री जो थी ब्रिटेन वो इकोनॉमिक रूप से और ज्यादा प्रॉस्पर हो पाई। और इकोनॉमिक रूप से जब वो बहुत ज्यादा प्रॉस्पर हो पाई तो वर्ल्ड में उसका सुपर पावर स्टेटस बढ़ा। कुल मिला के इन अलग अलग कंट्रीज के बीच में संघर्ष इसलिए चल रहा था ताकि इंडिया को कंट्रोल करा जा सके और वर्ल्ड में अपनी एक हेजेमनी, नायक तत्व, सुपर पावर स्टेटस को मेंटेन किया जा सके, क्योंकि भारत सोने की चिड़िया था, नो डाउट इन दैट। क्लियर है? 23% थे, 3%। तो इनमें आपस में संघर्ष चलना शुरू हुए। बाद में जीते कौन? ब्रिटेन जीता। क्लियर है? देखो, आप अपने एजेंडे को एकदम स्पष्ट और क्लियर रखना। आज जो हमारा एजेंडा है वो कौन सा एजेंडा है? केवल और केवल कौन सा एजेंडा? रिवीजन का एजेंडा। एक एक टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा देखना है ना। फिर हम जब 15-20 लेक्चर लेंगे तो एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और ये मेरी गारंटी है लगभग प्रीलिम्स में से कोई भी क्वेश्चन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का आपका बाहर नहीं जाएगा। हर एक क्वेश्चन आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके होंगे। इनके बीच में स्ट्रगल चला, इनके बीच में संघर्ष चला। फ्रांस थे,
अब मैं आपको इनके बारे में थोड़ी डिटेलिंग भी बताता हूं, फ्रांस और ब्रिटेन के बारे में। क्लियर है? ये दोनों कुछ अहम पावर्स थी। पोर्टुगीज भी एक अहम पावर थे, सबसे शुरू से पोर्टुगीज एक अहम पावर थे, लेकिन पोर्टुगीज उतने डोमिनेंट रूप में भारत में सक्सेसफुल नहीं हो पाए जितने डोमिनेंट रूप में फ्रांस और ब्रिटेन हो पाए। इनसे जुड़ा एक प्रश्न केवल वही समझ लो, रिवीजन में आपका काम हो जाएगा कि फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में किस प्रकार से स्ट्रगल चला। एक और बात का हमेशा याद रखना, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सेक्शन में सबसे ज्यादा जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं वो 1857 के बाद के पूछे जाते हैं। 1857 और 1857 के बाद के पूछे जाते हैं। मेजॉरिटी सेक्शन आपका वहां से आता है। मेंस के सेक्शन में भी ऐसा है, प्रीलिम्स के सेक्शन में भी ऐसा है। फिर भी लगभग एक आध कभी प्रश्न उसने पटक दिया जैसे एग्जामिनर पटक देता है ना। तो आपके ये सारे टॉपिक्स भी तैयार होने चाहिए। फ्रांस और ब्रिटेन के टॉपिक को 1757 के प्लासी के युद्ध पे आने से पहले मैं आपको फ्रांस और ब्रिटेन का सागा समझा देता हूं। फ्रांस के एक बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नर रहे जिनका नाम था डुप्लेक्स, और ब्रिटेन के, इंग्लैंड के एक बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नर उस समय 1750s में रहे जो थे रॉबर्ट क्लाइव। प्रश्न सुनिए, भारत में यह प्रश्न ऑप्शनल की परीक्षा में आया है, आपकी पूरी थॉट्स को एक जगह एकत्रित करने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए प्रश्न बड़ा अहम है। सुनिए अच्छे से, ध्यान से, और फिर इसका आंसर बताऊंगा। भारत को कंट्रोल, नियंत्रित करने की चाबी खोजने की भूल डुप्लेक्स ने मद्रास में की। क्या बोल रहा हूं मैं? भारत पर अपने कंट्रोल को सुनिश्चित करने की चाबी डुप्लेक्स मद्रास में खोज रहे थे। फ्रांस के गवर्नर क्लाइव ने उसे बंगाल में खोजी और भारत पर इंग्लैंड के प्रभुत्व को स्थापित किया। समझ में आ रहा है प्रश्न? एक और बार रिपीट करता हूं। अरे भाई, फ्रांस के गवर्नर डुप्लेक्स ने भारत पर कंट्रोल की चाबी को मद्रास में खोजा, जबकि वो चाबी तो मद्रास में थी नहीं। वो चाबी तो मद्रास में नहीं, बंगाल में थी। और वो चाबी बंगाल में थी, खोजी किसने इंग्लैंड के लिए? रॉबर्ट क्लाइव ने। समझिए इसका मतलब क्या है। देखो, अंग्रेज की 3 मेन प्रेसिडेंसी थी भारत में। पहली थी बंगाल, दूसरी थी बॉम्बे, और तीसरी थी मद्रास। ये 3 मेन प्रेसिडेंसी थी। क्लियर है? और इन 3 मेन प्रेसिडेंसीज में से सबसे मेन प्रेसिडेंसी जिसके कारण भारत पर अंग्रेजों का प्रभुत्व बना, वो कौन सी थी? बंगाल थी। बंगाल एक ऐसा क्षेत्र था, एक लाइन में क्लियर कर देता हूं बिना कोई डिस्कशन के, पूरे भारत में से अकेले बंगाल से, केवल बंगाल से 60% जो ट्रेड होती थी ब्रिटिशर्स की, जो पूरी ट्रेड होती थी उसमें से 60% अकेले बंगाल से होती थी। इतना रिच और इतना सक्षम क्षेत्र था बंगाल। इसलिए तो 1905 में इसके विभाजन को सुनिश्चित किया ताकि इंडिया की यूनिटी को तोड़ा जा सके, भारत में राष्ट्रवाद को तोड़ा जा सके। तो 60% जो इंग्लैंड ट्रेड करता था, सॉरी, जो 100% ट्रेड करता था उसमें से 60% अकेले कहां से होती थी? बंगाल। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का था। इसलिए अंग्रेजों ने भारत से पहला युद्ध कहां पे लड़ा? अरे भाई, बंगाल में तो लड़ा। और पहले का बंगाल का क्षेत्र मतलब आज का पूरा वेस्ट बंगाल, ओडिशा का क्षेत्र, बिहार का क्षेत्र, कुछ यूपी का क्षेत्र और बांग्लादेश पूरा। इतना बड़ा क्षेत्र था कौन? बंगाल का, है ना। तो बंगाल इतना रिच, इतना फर्टाइल, इतना उपजाऊ, इतना स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट था और इतनी बड़ी ट्रेड हो रही है। ये चाबी भारत की बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव ने खोजी। और सबसे बड़ी गलती डुप्लेक्स ने सोचा कि सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र मद्रास है, उसने अपनी पूरी एनर्जी फ्रांस ने लगा दी मद्रास में, जबकि भारत की चाबी थी बंगाल में। आया समझ में आपको? ऑप्शनल परीक्षा, वैकल्पिक परीक्षा का यह प्रश्न समझ में? तो इनके बीच में स्ट्रगल चला। बंगाल पे अपना फोकस पूरा का पूरा इंग्लैंड रखता है। बाद में 1750s में 1759 तक लगभग फ्रांस का प्रभुत्व भारत से कम स्थापित होना शुरू हो गया। और अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा टॉपिक आ जाता है
बंगाल पर कंट्रोल करने का शुरू, और अब बंगाल पर कंट्रोल होना शुरू होता है। बैटल ऑफ प्लासी से शुरुआत होती है और फिर बैटल ऑफ बक्सर लड़ा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट दो प्रश्न आपको मैं समझाता हूं, बार बार रिपीट हुए मेंस और ऑप्शनल की परीक्षा में। आज हमारा एजेंडा बिल्कुल भी नहीं है मेंस और ऑप्शनल का, केवल प्रीलिम्स है। रिवीजन मोड में चल रहे हैं, और रिवीजन मोड में सबसे बढ़िया तरीका है प्रश्न के थ्रू हिस्ट्री को समझो। तो एक लाइन में आपका बैटल ऑफ प्लासी और एक लाइन में बैटल ऑफ बक्सर क्लियर कर देता हूं। बड़ी शानदार तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। बैटल ऑफ प्लासी के बारे में एक प्रश्न पूछा गया। सर क्या पूछा गया? बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पूछा गया कि बैटल ऑफ प्लासी से भारत का मध्यकालीन इतिहास, मिडाइवल इतिहास खत्म हुआ और भारत अपने मॉडर्न युग में प्रवेश लेता है। विद द बैटल ऑफ प्लासी द मिडाइवल हिस्ट्री, द मिडाइवल एज ऑफ इंडिया एंडेड एंड हर मॉडर्न हिस्ट्री बिगेन। अरे प्लासी के युद्ध के बाद भारत का पूरा नक्शा बदल गया, भारत पर अंग्रेजों का कंट्रोल होना शुरू हो गया, और भारत पर अब जितना भी दूसरा कंट्रोल था वो समाप्त होना शुरू हो गया। इसके बाद ही अंग्रेजों का डोमिनेंस बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, रुका ही नहीं। तो प्लासी के युद्ध से मिडाइवल हिस्ट्री की शुरुआत हुई, खत्म हुआ, और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत हुई। यह प्रश्न पूछा गया। अब दूसरा प्रश्न इस प्रश्न को बैलेंस करता है। दूसरा प्रश्न और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है चर्चा करना। देखो क्यों। एक और प्रश्न जो पूछा गया वो क्या पूछा गया? यह पूछा गया कि प्लासी का युद्ध इतना महत्वपूर्ण युद्ध कभी भारत के इतिहास में होता ही नहीं। क्या बोल रहा हूं मैं इतने बड़े युद्ध के बारे में बात कर रहा हूं जिसने भारत की दशा और दिशा दोनों बदल दी। अब अंग्रेजों का भारत पर ट्रेडिंग नहीं, रूलिंग होना शुरू होगा। ट्रेडर्स बिकम द रूलर्स। आ रहा है समझ में? अब वो भारत में मोनोपोलिस्टिक ट्रेड पोजीशन को प्राप्त कर चुके थे, एकाधिकार कर चुके थे भारत पे। अब उनको भारत पर रूल करना शुरू करना था, और इस युद्ध को मैं बोल रहा हूं इतना महत्वपूर्ण युद्ध होता ही नहीं यदि अंग्रेज इसके बाद का कोई दूसरा युद्ध हार चुके होते तो। समझ पा रहे हो आप कितनी गंभीर बात मैं यहां बोल रहा हूं? बैटल ऑफ प्लासी इतना महत्वपूर्ण युद्ध कभी होते ही नहीं यदि इसके बाद का कोई युद्ध अंग्रेज हार चुके होते। बक्सर में हार गए होते, मराठास से हार गए होते, कर्नाटक के युद्ध में हार चुके होते, तो यह युद्ध उतना इंपॉर्टेंट होता ही नहीं। क्योंकि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने छल की मदद से अपनी चीजों को प्राप्त किया था, ना कि मिलिट्री सुपीरियोरिटी की मदद से। मिलिट्री सुपीरियोरिटी तो उन्होंने बक्सर के युद्ध में दिखाई थी, जो कि 1764 में हुआ था। समझ पा रहे हो आप? तो इसलिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में बोला जाता है कि बक्सर के युद्ध ने भारत में अंग्रेजों की नींव डाली। अगर आपसे पूछा जाए किस युद्ध ने भारत में अंग्रेजों की शासन की नींव डाली, तो वो कौन सा युद्ध है? आपके बक्सर का युद्ध। इसने प्रभुत्व स्थापित किया भारत में ब्रिटिशर्स का। क्लियर है? ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। अब ये प्रीलिम्स में हम डिस्कस नहीं करेंगे रिवीजन मोड में। मेंस की परीक्षा में विस्तृत इस पे लेक्चर हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो उसमें हमने भरपूर चर्चा की है। प्रीलिम्स में क्रैश कोर्स मोड में बड़ा एग्रेसिवली हमको काम करना है। इलाहाबाद की संधि, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, बड़ी सरलता से समझाने की कोशिश करता हूं। ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद थी, इसने भारत के भविष्य को चेंज कर दिया सर। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ने 1765 में अंग्रेजों को भारत के दीवानी राइट्स दे दिए। किसी भी राजा, किसी भी सेना, किसी भी राजा, किसी भी देश की ताकत दो ही चीजों में होती है। पहली मिलिट्री और दूसरा उसका पैसा, इकोनॉमी। प्लासी के युद्ध ने, बक्सर के युद्ध ने अंग्रेजों की मिलिट्री सुपीरियरिटी को भारत में इंश्योर किया। दूसरी तरफ उनके हाथ में पूरे दीवानी राइट्स आ गए। अब ब्रिटिशर्स भारत में कॉलोनियल मास्टर बन गए, उपनिवेशवादी शासक बन गए। अरे भाई, अर्थव्यवस्था की पूरी कमान किसके हाथ में आ गई? अब दीवानी राइट्स किसको मिल गए? इलाहाबाद संधि के बाद ब्रिटिशर्स को मिल गए। भारत की दशा और दिशा चेंज हुई। अब इंडिया
एक नेट एक्सपोर्टर कंट्री से, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्टर देश था, अब वो नेट इंपोर्टर देश बन गया। भारत के पूरे रिसोर्सेज ब्रिटेन जाने लगे, ड्रेन ऑफ वेल्थ होने लगी। इंडिया जो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर था, सबसे बेस्ट हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, अब उसकी पूरी दशा और दिशा चेंज होंगी और भारत में किसान आंदोलनों का, भारत में जो मजदूर वर्ग है उनके आंदोलनों का नींव बनना शुरू होगी। उस नींव को शुरुआत के सालों में कांग्रेस बुना ही नहीं पाई। वो तो 1915-16 में महात्मा गांधी की जब एंट्री होती है तब वो इस पूरी नींव को भुनाने का काम करते हैं। चंपारण सत्याग्रह, रोहतक एक्ट, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह के द्वारा वो इसको भुनाने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज रही। क्लियर है? तो इलाहाबाद की संधि आपको क्लियर होना चाहिए। अब आ जाओ आप अगले 50-60 साल के इतिहास को एक लाइन में क्लियर कर देते हैं सर। पूरा 1853 का जो आपका इतिहास है 2 मिनट में कवर कर देते हैं उसको। 1764 का आपको बैटल ऑफ प्लासी क्लियर होना चाहिए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये सब आपको एक साथ ही समझा रहा हूं मैं क्रैश कोर्स मोड में। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, सारे एक्ट एक बार में खत्म, बस 2 मिनट में समझा देते हैं आपको सर। सबसे पहले आप समझे रेगुलेशन शब्द का मतलब क्या होता है, नियंत्रण शब्द का मतलब क्या होता है। रेगुलेशन शब्द का मतलब होता है, या जब भी आप किसी भी कंपनी को रेगुलेट करते हो, क्लियर है? अब ये आज के कंटेक्स्ट में क्योंकि फेसबुक का डाटा ब्रीच हुआ है, उस कंटेक्स्ट में आपको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत की दशा और दिशा अगले कुछ सालों में क्या रहेगी, ये साइबर सिक्योरिटी इंश्योर करेगी कि भारत अपना जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट ला क्यों नहीं रहा है। रेगुलेशन शब्द का मतलब होता है नियंत्रण करना, कंट्रोल करना। जो पावर है किसी भी व्यक्ति का उसको लिमिट करना, उसको कंट्रोल करना, है ना। अब कभी कभी रेगुलेशन अच्छा भी होता है, कभी कभी रेगुलेशन बुरा भी होता है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, सबसे पहले आप ये समझ लो, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा और 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा, ये सारे एक्ट ने केवल एक ही काम किया, पूरे के पूरे रेगुलेशन एक्ट जो थे, जैसे जैसे अगला रेगुलेटिंग एक्ट आया वैसे वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर भारत में कम होती गई, क्राउन की पावर भारत में बढ़ती गई। बस ये किया, पूरों का सार बता दिया। प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स में एक एक वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक एक टॉपिक के बारे में समझाऊंगा। फिलहाल के लिए आप पूरा का पूरा जो एक ब्रॉड लेवल है उस पर यह समझ लो कि इन पूरे एक्ट ने, एक एक एक्ट ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के डोमिनेंस को कम किया, क्राउन के डोमिनेंस को बढ़ाया। अगले टॉपिक पे आ जाओ, 1857 रिवोल्ट, जिसने तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ही भारत से खदेड़ मार दिया और अब भारत पे क्राउन टुक ओवर कर लेता है। अब कौन कर लेता है भारत में? क्राउन टुक ओवर कर लेता है। क्लियर है? अब भारत में एलियन रूल शुरू हो जाता है, विदेशी शासन डायरेक्ट क्राउन कंट्रोल करने की कोशिश करता है ताकि दूसरी ऐसी घटना कुछ घटित ना हो। 1857 की क्रांति से जुड़े प्रीलिम्स में बड़े सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से वर्ग इसमें शामिल थे, कौन कौन सी क्लासेस इसमें शामिल थी। एजुकेटेड इंडियन क्लास ने इसको सपोर्ट किया था, मिडिल क्लास ने इसको सपोर्ट किया था या नहीं किया था, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, किस एरिया में इसकी कमान किसने संभाली। आया समझ में? मेंस के दृष्टिकोण के प्रश्न नहीं बता रहा हूं, केवल प्रीलिम्स के दृष्टिकोण के प्रश्न आपको बता रहा हूं। इस प्रकार 1857 रिवोल्ट, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ भारत की पहली प्रक्रिया थी, पहला रिस्पॉन्स था, है ना, पहला विरोध था बड़े पैमाने पे, वो 1857 रिवोल्ट के रूप में हुआ। और अंग्रेजों की इसके बाद टोटल नीतिज, एडमिनिस्ट्रेटिव नीतिज, मिलिट्री नीतिज भारत में टोटल चेंज हो गई और अब भारत में एक अलग प्रकार की शासन व्यवस्था चली। उसको समझने से पहले लॉर्ड डलहौजी के बारे में समझ लो, सब्सिडरी अलायंस के बारे में समझ लो,
और आप कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझ लो। सब्सिडी अलायंस, ये समझे। देखिए इसके पहले के भी कुछ इवेंट्स मैं आपको बता देता हूं इस दौरान में मैसूर, मराठास, ठीक है, इन क्षेत्रों पे भी अंग्रेजों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। मैसूर के साथ कुल मिला के 4 युद्ध हुए। प्रीलिम्स में इसका उतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैसूर और मराठास को कैप्चर कर लिया अंग्रेजों ने और फिर इस प्रकार की नीति चली। एक एक टॉपिक की डिटेल में नहीं जा रहा हूं, जस्ट एक जनरल रिवीजन मोड है ताकि पूरे थॉट्स आपको समझ में आ जाए, आने वाले समय में ज्यादा दिक्कत ना हो, है ना। तो ये भी चीज हुई। सब्सिडी अलायंस और डलहौजी ने जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति लाए थे, इन दोनों नीतियों के द्वारा उन्होंने भारत के क्षेत्रों को जीतना शुरू किया। धीरे 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 करके 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद एक बड़े क्षेत्र में अंग्रेजों का डोमिनेंस हो गया। 1857 की क्रांति भारत का पहला रिस्पॉन्स था। इसके बाद उन्होंने अपनी टोटल पॉलिसीज को चेंज कर दिया और उसके बाद भारत में एक नई हिस्ट्री की शुरुआत हुई अर्ली नेशनलिज्म के, प्रारंभिक राष्ट्रवाद के आने से। आ रहा है समझ में? प्रारंभिक राष्ट्रवाद के आने से 1857 के बाद भारत में प्रारंभिक राष्ट्रवाद शुरू हुआ। दादा भाई नेहरू, आरसी दत्त के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के भी बारे में पढ़ना जरूरी है। ये दोनों व्यक्ति तो अर्थव्यवस्था के आधार पर ब्रिटिशर्स की लगातार आलोचना करते रहे और अंग्रेजों का असली चेहरा भारत के सामने एक्सपोज करने की कोशिश की। वही दूसरी तरफ सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अंग्रेजों के रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की विचारधारा को, कि भारत में कितना नस्लीय भेदभाव करते हैं अंग्रेज, उसको प्रस्तुत किया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन या इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। दादा भाई नेहरू जी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की करी थी, इन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की करी थी, जिसकी स्थापना 1876 में होती है। प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेता है, बड़े महत्वपूर्ण नेता हैं, इनसे जुड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को एक्सपोज करते हैं। होता क्या है, ये परीक्षा क्लियर करके डिप्टी मजिस्ट्रेट का पद प्राप्त कर लेते हैं। पद प्राप्त करने के कुछ ही सालों के बाद अंग्रेजों को इनको अंग्रेजों के द्वारा हटा दिया जाता है। इनको यह बोला जाता है कि आप इस पोस्ट के योग्य नहीं हो। अब कैसी बात करते हो सर, इस पोस्ट के योग्य नहीं है तो एग्जाम तो निकाल के आए ना, आप आईएएस की परीक्षा में सिलेक्ट हो जाओ। कोई व्यक्ति ये बोल दे आप तो आईएएस की परीक्षा के योग्य नहीं है। ये 2 मिनट की शांति, शब्दों का जो विराम था, वो उस आदमी को अपना जवाब था। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के चलते, नस्लीय भेदभाव के चलते भारतीय लोगों को पोस्ट से हटाना, ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन प्रस्तुत करते कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेता, जिन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना करी। और इन्हीं लोगों की वजह से भारत में प्रारंभिक राष्ट्रवाद आता है। दूसरी तरफ एक अलग ही मॉडर्न हिस्ट्री में काम चल रहा है, भारत का सोशल कंसोलिडेशन। ये लोग एक तरफ जहां नेशनल कंसोलिडेशन में लगे हुए हैं, राष्ट्रीय एकत्रीकरण में लगे हुए हैं, वहीं राजा राम मोहन रॉय और वहीं ज्योतिबा फूले भारत के सामाजिक सुधार कार्यक्रमों में लगे, जिनसे जुड़े भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सोशल कंसोलिडेशन, सामाजिक एकत्रीकरण में लगे हुए। क्लियर है? ये सारी पॉलिसीज एक्सप्रेस होती हैं। फिर आपको 2 बड़ी घटनाएं देखने को मिलती हैं 1878 में। कौन सी? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। बहुत जरूरी है सर समझना, प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस ऑप्शनल। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बड़ा जरूरी है समझना। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट समझिए इसको, जिसने भारत में कांग्रेस की स्थापना को और ज्यादा बल दिया। इंडियन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट। देखो, भारत में जब प्रारंभिक राष्ट्रवाद उदय होना शुरू हुआ, तब अंग्रेजी ऑफिसर्स की, ब्रिटिश ऑफिसर्स की ये लगातार कोशिश रही कि प्रेस पे सेंसर लगाओ। आ रहा है समझ में?
प्रेस पे प्रतिबंध लगाओ, प्रेस पे और ज्यादा टाइट कंट्रोल करो, प्रेस पे ऐसी बातें ना छपने दो जो ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ है, प्रेस में ऐसी बातें मत छपने दो जिससे ब्रिटिश को घाटा है, प्रेस में राष्ट्रवादी बातें मत छपने दो। एक ऐसी कॉलोनी जो भारत का पूरा ड्रेन ऑफ वेल्थ करके ले जा रही है, भारत का पूरा जो धन है वो इतना इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड में सुपर पावर स्टेटस को इंश्योर करेगा। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका है, भारत से रॉ मटेरियल जाएगा तब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हो पाएगा। ऐसी कॉलोनी को कौन छोड़ना चाहेगा और कौन सा देश चाहेगा कि उसमें नेशनलिज्म आए। इसलिए लगातार प्रेस पे सेंसरशिप प्रतिबंध लगा लगा के, चूंकि भारत में राष्ट्रवादी सोच का विकास हो रहा था वो हो ना, इसलिए प्रेस पे सेंसर लगाते थे। वर्नाकुलर मतलब देशी भाषाएं, तो आम भाषा देशी भाषा में कोई बात लिखे ना, इसलिए प्रेस पे सेंसर लगा देते थे। अरे जब 1896 में बाल गंगाधर तिलक ने गीता को कोट करते हुए लिखा कि किसी भी पापी को मारना कोई अपराध की बात नहीं है, ऐसा गीता में लिखा हुआ है कि पापी को मारना कोई अपराध की बात नहीं है। इनके इस सेंटेंस से मोटिवेट होकर चापेकर बंधु उस समय जो प्लेग के कमिश्नर थे दो, उनकी हत्या कर देते हैं चापेकर बंधु, इनकी बात को सुनकर मोटिवेट करके। अब ये अंग्रेज ऑफिसर्स क्या करते हैं, बाल गंगाधर तिलक को जेल में डाल देते हैं कि आप तो सेडिशन की बात कर रहे हो, देशद्रोही बात कर रहे हो। अरे भाई, राष्ट्रवादी बातें करना ये कोई सेडिशन की बातें थोड़ा होती हैं। तो ब्रिटेन के द्वारा लगातार प्रेस पे सेंसर इसलिए लगाए जाते थे ताकि भारत में जो एक राष्ट्रवाद चल रहा है वो उसको रोका जा सके, उस पर रोकथाम जाए। तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट का मतलब है कि भारत के लोग आज से आर्म्स नहीं रखेंगे, अपने पास बंदूकें वगैरह नहीं रखेंगे। तुरंत फिर एक अगला पॉइंट आपको बड़ा पॉइंट दिखता है, इल्बर्ट बिल 1883-1884 में, और फिर 1885 में आपके रिवीजन मोड क्रैश कोर्स में मैं आपको बताता हूं कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। इस स्थापना से जुड़े कांग्रेस का किस समय में कौन सा अध्यक्ष रहा है ना, प्रीलिम्स के स्पेसिफिक बता रहा हूं, किस समय में क्या हुआ, कांग्रेस के कौन से सेशन में कौन अध्यक्ष था, कौन सी घटना घटित हुई, या 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, 1905 में पार्टीशन बंगाल हुआ, तब कौन अध्यक्ष था, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डीप में इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। फिर आता है 1905 का समय, पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट और आपका बॉयकॉट मूवमेंट। परीक्षा की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन अब शुरू होने वाला है, क्योंकि इसके तुरंत बाद 1906 में दादा भाई नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस अपना लक्ष्य स्वराज्य घोषित कर देती है। मैंने आपको प्रीवियस सेक्शन में पढ़ाया है, मॉडरेट्स जिनके पास कांग्रेस की प्रारंभिक कमान 1885-1905 तक थी, इन 20 सालों में मॉडरेट्स की कड़ी आलोचना हुई कि इन्होंने कौन से लक्ष्यों की प्राप्ति करी। ऐसा मेंस में अनेक बार क्वेश्चन आया है, वो राइट प्लेटफॉर्म और राइट समय नहीं है अभी डिस्कस करने का, बाद में डिस्कस करेंगे। तो नहीं तो लेक्चर आपका 8-10 घंटे का हो जाएगा। मेरी कैपेसिटी तो है 8-10 घंटे की, ये मेरी शांति बता रही है कि आपकी कैपेसिटी उससे ज्यादा ही होगी। तो मॉडरेट्स की आलोचना की गई बहुत ज्यादा, मॉडरेट्स के जो लक्ष्य थे वो बड़े सीमित थे, इस प्रकार की बातें की गई। फिर 1906 में कांग्रेस अपना लक्ष्य स्वराज्य घोषित कर देती है। मॉडरेट्स का प्रारंभ में यह लक्ष्य नहीं रहता है, मॉडरेट्स का यह लक्ष्य रहता है कि भारत में बहुत सारे रूल्स हों, भारत में बहुत सारे भारतीयों को अधिकार मिले, कॉन्स्टिट्यूशन में जो जॉब्स हैं उनका इंडियनाइजेशन हो, भारतीयकरण हो, भारत में जो काउंसिल्स हैं उनका साइज बढ़ाया जाए और भारत को ज्यादा से ज्यादा भारत के लोगों को उसमें नौकरियां मिले। लेकिन स्वराज्य घोषित लक्ष्य कब कर देते हैं? 1906 में दादा भाई नेहरू जी की अध्यक्षता में। 1906 में ही मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और 1907 में हो जाता है सूरत का स्प्लिट, और इसी समय भारत में रिवोल्यूशनरीज का आगमन होता है, क्रांतिकारी लोगों का आगमन होता है ना। उसके तुरंत बाद भारत में महात्मा गांधी की रिवीजन मोड में हम एंट्री करवा देते हैं 1915 में, है ना। 1915 में महात्मा गांधी की एंट्री होती है, आपको मैं बता चुका हूं। और इसी समय
अब देखो, अब मैं वो वाला पार्ट डिस्कस नहीं कर रहा हूं, पहले आपसे कर चुका हूं, आपको मैं रिकॉल कर देता हूं 1 मिनट में कि 1893 से लेके 1915 में भारत में साउथ अफ्रीका में गांधी जी की भूमिका, 2-2 ढाई 3-3 घंटे की डिस्कशन हम इस पे कर चुके हैं, मेंस और प्रीलिम्स दोनों के एक साथ के कोर्स में। लेकिन अभी क्रैश कोर्स चल रहा है तो उसकी डिस्कशन नहीं करेंगे। गांधी जी ने किस प्रकार साउथ अफ्रीका में अनेक लेबर्स के लिए काम किया, किस प्रकार की नीतियों को अपनाया, और कैसे साउथ अफ्रीका के जो कैंपेन्स रहते हैं वो भारत में गांधी जी के सक्सेसफुल कैंपेन्स के लिए एक आधार प्रोवाइड करा लेता है। ऑप्शनल की परीक्षा में पूछा जा चुका है कि हाउ द साउथ अफ्रीका मूवमेंट प्रिपेयर्ड गांधी फॉर द इंडियन मूवमेंट्स। किस प्रकार से साउथ अफ्रीका के गांधी जी भारत के आंदोलनों के लिए गांधी जी को प्रिपेयर किया, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आप सभी को पता है कि साउथ अफ्रीका में वो अपने के पूरे पिटीशन और प्रेयर वाले फेज से पैसिव रेजिस्टेंस वाले फेज में जा चुके थे, है ना, डिस्कस कर चुके हैं। अगले क्रैश कोर्स के लेक्चर्स में एक जब लेंगे तो और डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो गांधी जी की एंट्री हो जाती है, उनके अर्ली कैंपेन्स रहते हैं। आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई, चंपारण सत्याग्रह हो गया, है ना, या आपका खेड़ा सत्याग्रह हो गया। गांधी जी कांग्रेस के सोशल बेस जो बहुत कम था, 1915 तक कांग्रेस से बहुत कम आम लोग जुड़े हुए थे, वकील, लॉयर्स, प्रोफेशनल्स ये ज्यादा जुड़े हुए थे, आम लोगों की भागीदारी कम थी। कोई भी आंदोलन, एक सफल आंदोलन, कोई भी एक मूवमेंट सफल मूवमेंट तभी बन पाता है जब उसमें बहुत बड़े पैमाने पे आम जनों की भागीदारी हो। उच्च स्तर के नेतृत्व से निचले स्तर की भागीदारी किसी भी आंदोलन की सफलता को सुनिश्चित करती है। यहां पे उच्च स्तर का नेतृत्व था 1915 तक, लेकिन निचले स्तर की भागीदारी नहीं थी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में अनेक भारतीयों की एंट्री करा के असहयोग आंदोलन, जो कि दरअसल खिलाफत के मुद्दे में बाद में मर्ज होके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बना। खिलाफत का मुद्दा तुर्की में चल रहे वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जो मुस्लिम्स से प्रॉमिस किए गए थे वो ना देने के कारण खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। उसके पहले भारत में जलियांवाला बाग रोलर एक्ट आ चुके थे और भारत में बहुत ज्यादा अलग प्रकार की स्थिति का निर्माण हो रहा था। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के द्वारा कांग्रेस के सोशल बेस को डिसमेंटल कर देते हैं गांधी जी, इजी एक्सेसिबल बना देते हैं और बहुत ज्यादा आम जन भागीदारी इस पूरे के पूरे काल में वो करने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक हम अपने क्रैश कोर्स में कहां से कहां तक पढ़ चुके हैं? रिवीजन लेक्चर में 1606 से 1922 तक का पीरियड। अब ये बड़ा टफ है आगे का पीरियड, 1922 से लेके आपका जो 1947 का पीरियड है, इसको अब हम देखने की शुरुआत करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन और टॉपिक्स मैं आपको इसमें बताऊंगा।